तो नाउ जो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। अब ये होता क्या है? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव जनरलाइजेशन। अब जैसा हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था दैट इज अबाउट नॉर्मलाइजेशन। बस तो उसी में से आपको ये उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन मिलेगा, वही कंसेप्ट के ऊपर ये काम करेगा। So as you can see, generalization and specialization एक concept है DBMS में. They are organized in database, help reducing redundancy. Simple, okay? So this is basically help to reduce the redundancy. जैसा हम लोग नॉर्मलाइजेशन में पढ़ रहे थे वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, मतलब नॉर्मलाइजेशन वाला ही है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको दो चीज मिलेंगे, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे अभी हम लोग ईआर डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो ये बेसिकली 1 मिनट। तो बेसिकली वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये जो है ना जिसके थ्रू आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है एंड हाउ दे कैटेगराइज, इसको आप चेक कर सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। तो फॉर दिस रीजन वी हैव बेसिकली जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट। ऐसा समझ लो कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी और डुप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सो जनरलाइजेशन, जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, जनरलाइजेशन व्हेन समवन सेज सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा और मे बी लिंक्डइन। इन शॉर्ट इफ वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, वी टॉक अबाउट अ जनरलाइज्ड एंड रिफर टू अ सोशल मीडिया। मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ कि पीपल आर मोर यूजिंग सोशल मीडिया, तो मैं एक जनरल टर्म यूज कर रहा हूँ, और वो जनरल टर्म के अंदर आपको मल्टीपल अलग अलग वे मिलेंगे। मतलब मैं यहाँ पे स्पेशली ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वी आर यूजिंग वन चैटिंग ऐप or we are using a platform which is specially for videos, है ना? So we are not using any such terms. So social media, this method of combine multiple low level entities of a similar kind, referring to them a single high level entity which is known as generalization. मतलब हम लोगों ने जनरल कंसेप्ट रख दिया है। सो यहाँ पे जनरलाइजेशन में क्या होता है, एक बॉटम अप अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं। मतलब ये सारे जो सोशल मीडिया है इसका एक बॉटम अप अप्रोच क्या है, people can go find some entertainment content, they can join on their will, they can live on their will, है ना? So high level and low level entities जो है ये आपस में लिंक्ड रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो we have entities as mobile and laptop and need to generalize it based on the common entities। तो मोबाइल को एंटिटीज बिफोर जनरलाइजेशन। तो मोबाइल एंटिटी में क्या क्या आएगा, मोबाइल में क्या क्या आ सकता है, मोबाइल आईडी, उसका डायमेंशन, उसमें कितना मेमोरी है, बैटरी कितना है, प्राइस कितना है ना, ये आएगा। सो दिस मोबाइल एंटिटी कैन हैव एट्रीब्यूट लाइक जो हम लोगों ने देखा, वी कैन अप्लाई जनरलाइज प्रोसीजर फॉर दिस। मतलब हर मोबाइल के ये आपको बेसिक जनरल फीचर्स मिलेंगे। वो मोबाइल कोई भी कंपनी का रहने दो, बट वो मोबाइल का एक मोबाइल आईडी रहेगा, जैसे IMEI नंबर है, डायमेंशन रहेंगे मतलब साइज रहेगा, है ना, और बाकी की चीजें। देन सेम वे लैपटॉप कैन हैव एन एट्रीब्यूट, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है जनरलाइजेशन में, प्राइस, बैटरी, मेमोरी, डायमेंशन, लैपटॉप। तो आप देखो यहाँ पे और मोबाइल में आपको दिख रहा है सेम चीज है, मोबाइल में मोबाइल आईडी है, बाकी के सारे चीजें है, वैसे ही लैपटॉप में लैपटॉप आईडी छोड़ के बाकी सारी चीजें जनरल है। So ER diagram after generalization. So electronic devices entity will have having their common attributes, and the laptop and mobile will be related using is a relation in a table। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास कॉमनली क्या होगा, तो जैसे मोबाइल और लैपटॉप दोनों में हम लोगों ने समझा बैटरी, डायमेंशन, मेमोरी, प्राइस एंड आईडी, है ना? बैटरी, डायमेंशन, मेमोरी, प्राइस एंड आईडी। तो ये जनरल हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिनके पास अपने खुद का इंडिविजुअल प्राइस, बैटरी, मेमोरी, डायमेंशन होगा, है ना? तो आई कैन से कि मैंने एक जनरल रिलेशन बना दिया कि जब कभी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करूंगा, ये जनरल एट्रीब्यूट्स जो है इतने बाय डिफॉल्ट आएंगे और उसके बाद में उनके स्पेशल आएंगे।
जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज अ लैपटॉप विच कंटेन्स इट्स यूनिक लैपटॉप आईडी एंड मोबाइल विच कंटेन्स इट्स यूनिक मोबाइल आईडी, बस बट रेस्ट ऑफ दिस डायमेंशन और रेस्ट ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स आर कॉमन। तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हम लोग बोलेंगे मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट, उनका ये जनरल एट्रीब्यूट्स रहेंगे और उनका आईडी जो है ये उनका यूनिक एट्रीब्यूट रहेगा। दिस इज जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन में मल्टीपल अलग अलग एंटिटीज जो रहते हैं उनके कौन से कॉमन एट्रीब्यूट या फीचर्स रहेंगे जिसको आप कंबाइन रख सकते हैं, जिनको आपको इंडिविजुअली रखने की जरूरत नहीं है, और जो स्पेशलाइज रहेंगे उसको आप अलग कर दोगे। दिस इज जनरलाइजेशन, जहां पे हम लोगों ने कॉमन एट्रीब्यूट ढूंढने में हेल्प किया, है ना, ट्राई किया। एनी डाउट अबाउट दिस एवरीवन? एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? सबसे पहले बताओ, देन विल मूव टू स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे जनरलाइजेशन में हम लोगों ने क्या किया, जनरलाइजेशन में ये जो मोबाइल और लैपटॉप में ये जो एट्रीब्यूट रिपीट होने वाले थे, है ना, वो उसको रिपीट नहीं किया हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक कैटेगरी बना के उसके अंदर अभी हम लोग यहाँ पे लैपटॉप आईडी या मोबाइल आईडी मेंशन करेंगे और ये वाले एट्रीब्यूट्स या फीचर्स उसके सेम ही रहेंगे। दैट इज जनरलाइजेशन। इन जनरल सर्टेन फीचर्स या एट्रीब्यूट सेम रहते हैं मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, उसको आप लोगों ने इन जनरल रख दिया। जैसे सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में सर्टेन चीजें इन जनरल रहते हैं, जैसे मैं ट्विटर पे भी जाके कुछ मैसेज डाल सकता हूँ, फेसबुक पे भी डाल सकता हूँ, इंस्टा पे भी डाल सकता हूँ, ये जनरल हो गया। फोटो भी डाल सकता हूँ, सब जगह पे डाल सकता हूँ, है ना। तो ये जनरल फीचर्स हो गए कुछ, जहाँ पे हम लोग लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, हर एक सोशल मीडिया पे वही होता है। एम आई क्लियर गर्ल्स? एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? कैन वी मूव टू स्पेशलाइजेशन नाउ? Anyone, any doubt? Others, reply quick. ओके, चलो तो अभी हम लोग स्पेशलाइजेशन पे जाते हैं। स्पेशलाइजेशन, अब जनरलाइजेशन में क्या था, बॉटम अप अप्रोच था। बॉटम अप अप्रोच मतलब ये वाले फीचर्स आपके कॉमन थे और ये यूनिक था। स्पेशलाइजेशन टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, इट डिवाइड्स और स्पेशलाइज इन द एंटिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब क्या किया, देखो, एंटिटीज बिफोर स्पेशलाइजेशन। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। सॉफ्टवेयर डेवलपर कैन हैव एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, एज, सैलरी, डेवलपर आईडी एंड सेक्स, मेल या फीमेल है। देन ईआर डायग्राम आफ्टर जनरलाइजेशन फॉर अ वेब डेवलपर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वेब डेवलपर एंटिटी, a web developer entity can have attribute like name, salary, sex is obtained after applying specialization in a software developer। तो अब यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब मोबाइल ये वो, हर एक डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलपर ही होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो स्पेशलाइज्ड है इन अ मोबाइल डेवलपर। तो हम लोगों ने इसका एक स्पेशल कैटेगरी बना दिया, दैट इज मोबाइल डेवलपर, और उसके फीचर्स डालेंगे, है ना। सेम वे मोबाइल डेवलपर एंटिटीज, so mobile developer entity can have attributes like salary, sex is obtained after a specializing in software developer entity। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटिटी में से हम लोगों ने यहाँ पे दो एंटिटी अलग की है, एक मोबाइल डेवलपर और एक वेब डेवलपर। समझ में आया? और ये दोनों जनरल कैटेगरी कौन सा था उनका, सॉफ्टवेयर डेवलपर। लेकिन हम लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको स्पेशलाइजेशन अपनी कैटेगरी के हिसाब से निकाला। एक को हम लोगों ने बोला मोबाइल डेवलपर, दूसरे को हम लोगों ने बोला वेब डेवलपर, दैट इज स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन से रहेंगे, नेम, एज, डेवलपर आईडी, सेक्स एंड सैलरी। और दिस सॉफ्टवेयर डेवलपर इज वेब डेवलपर है और अ मोबाइल डेवलपर। तो ये वे में हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो जनरलाइजेशन में सबसे पहले आप कंप्लीट जनरल इसमें से उसकी स्पेशलाइज्ड अप्रोच अलग निकालते हैं, फिर ये ईआर डायग्राम पे हम लोग आते हैं ना। और जनरलाइजेशन में हम लोगों ने क्या किया, पहले ईआर डायग्राम बना दिया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जनरलाइजेशन फॉलो बॉटम अप अप्रोच, स्केमा साइज रिड्यूस होता है, इसमें कंबाइन एंटिटीज यूज करते हैं। यहाँ पे आप एंटिटीज को स्प्लिट करते हैं, है ना। और स्केमा साइज स्प्लिट करने की वजह से जो डेटाबेस डिजाइन होता है, स्कीमा मतलब डेटाबेस डिजाइन जो हम लोग बनाएंगे अलग अलग स्पेशल डेटा को सेव करने के लिए, उसका साइज बढ़ जाता है, और ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। दैट्स इट, बाकी का आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, दिस इज क्वाइट क्लियर। जस्ट 1 minute।
ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वी हैव डेडलॉक। अब डेडलॉक का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझो। हम लोगों ने कॉन्करेंसी समझा, हम लोगों ने कॉन्करेंसी कंट्रोल समझा, हम लोगों ने वहां पे लॉक्स समझा इसके प्रीवियस लेक्चर में, है ना? जहां पे हम लोगों ने बुक माई शो वाला एग्जांपल लिया था, जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई लॉक्स आर इंपॉर्टेंट। तो अब व्हेन वी टॉक अबाउट डेडलॉक्स, इसका मतलब क्या रहता है? इन अ कॉन्करेंट एक्सेस, multiple entities are waiting for other entities to release their resources so that they can finish their work. मतलब वो एक इनडेफिनेट टाइम के लिए एक दूसरे का वेटिंग मोड में चले जाते हैं, उसको डेडलॉक बोलते हैं। मतलब क्या? ऐसा समझो कि प्रिंटर का एक्सेस मेरे पास है, ठीक है? अब मुझे प्रिंट आउट निकालना है, मुझे प्रिंटर मिल गया लेकिन लैपटॉप नहीं मिला। और जो पर्सन के पास लैपटॉप है उसको भी प्रिंटर चाहिए, लेकिन उसको लैपटॉप मिला, प्रिंटर नहीं मिला। तो अब हम दोनों क्या कर रहे हैं? हम दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई उसका लैपटॉप का काम खत्म हो तो मैं लैपटॉप से जो प्रिंटर कनेक्ट करके जो प्रिंट आउट लेना है वो ले लूं। और जो जिसके पास लैपटॉप है वो वेट कर रहा है कि भाई इसका प्रिंटर का काम खत्म हो, ये प्रिंटर रिलीज करे तो फिर मैं अपना प्रिंटिंग का काम खत्म करूं। तो मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, दोनों का वेट खत्म ही नहीं होना है कभी। क्योंकि प्रिंटर जिसके पास है वो वेट कर रहा है कि उसको लैपटॉप मिले, और जिसके पास लैपटॉप है वो वेट कर रहा है कि उसको प्रिंटर कब मिले। दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे किसी का भी टाइमिंग एंड होने वाला है नहीं होने वाला है, इसको डेडलॉक बोलते हैं। समझ में आया? वेन two processes when two processes they have acquired some resources, जैसे लैपटॉप एक रिसोर्स है, प्रिंटर दूसरा रिसोर्स है। अब जिसके पास लैपटॉप है उसको प्रिंटर चाहिए, जिसके पास प्रिंटर है उसको लैपटॉप चाहिए। दोनों के पास जब दो रिसोर्स आएंगे तभी उनका काम खत्म होगा। तो प्रोसेस वन ने क्या किया है, यहाँ पे देखो। प्रोसेस वन इसने कुछ एक रिसोर्स लिया हुआ है ना? तो रिसोर्स वन जो है ये किसको मिला है? प्रोसेस वन को। मतलब ये जो रिसोर्स वन है ना, ये मेरा लैपटॉप है, दिस इज माय लैपटॉप, ओके। एंड जो प्रोसेस टू के पास जो रिसोर्स असाइन हुआ है ये प्रिंटर है। तो प्रोसेस टू को, ये सेकंड बंदा है, ये फर्स्ट बंदा है। प्रोसेस वन मतलब फर्स्ट पर्सन, प्रोसेस टू मतलब सेकंड पर्सन। तो जो फर्स्ट प्रोसेस जिसके पास है वो वेट कर रहा है कि भाई लैपटॉप रिलीज हो तो मैं लैपटॉप को प्रिंटर से कनेक्ट करके प्रिंट आउट लूं। और जिसके पास प्रिंटर है वो ये वेट कर रहा है कि लैपटॉप रिलीज हो तो मैं अपना काम करूं। दोनों डेडलॉक में है। एनी डाउट अबाउट दिस? समझ में आ गया? तो वैसे ही हम लोगों का जो डेटाबेस होता है उसमें भी ये होता है कि कभी कभी मल्टीपल प्रोसेसेस उनको एक एक डेटा की जरूरत होती है और वो दोनों एक दूसरे के वेटिंग में चले जाते हैं, जहां पे किसी का भी काम नहीं हो पाता, है ना? ये डेडलॉक होता है। और इसके लिए ऐसे डेडलॉक जब अगर सिस्टम में आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक रखते हैं। अब यहाँ पे मैं ध्यान से जो बता रहा हूँ ये समझो, ओके। यहाँ पे देखो, ये ब्राउजर पे। तो अब यहाँ पे कि क्या हो रहा है, हम लोगों ने जो लॉक वाला कंसेप्ट समझा। तो प्रोसेस वन ने फर्स्ट रिसोर्स जो है इसको लॉक कर दिया, और उसको रिसोर्स टू भी चाहिए अपना काम खत्म करने के लिए। एंड प्रोसेस टू ने रिसोर्स टू लॉक किया, उसको रिसोर्स वन भी चाहिए। सो प्रोसेस वन वेट कर रहा है रिसोर्स टू के लिए, प्रोसेस टू वेट कर रहा है रिसोर्स वन के लिए, है ना? तो मेरे पास जो रिसोर्स है, मैं सामने वाले के, मेरे पास लैपटॉप है ना? सामने वाले के पास प्रिंटर है, मैं प्रिंटर का वेट कर रहा हूँ, और सामने वाला जिसके पास प्रिंटर है वो लैपटॉप का वेट कर रहा है। हम दोनों ने एक एक रिसोर्स लॉक करके रखा है, और हम दोनों उस पर कुछ भी काम नहीं कर रहे, क्योंकि जब मुझे सेकेंड रिसोर्स भी मिलेगा तभी जाके मेरा काम होना है। तो ये हम दोनों एक दूसरे के वेटिंग मोड में चले गए। तो ऐसा वेटिंग मोड में जब अगर लोग जाते हैं तो उसको डेडलॉक बोलते हैं। आपका सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज आपका डेटाबेस सिस्टम, ये इतना स्मार्ट रहता है कि वो देखता है कि कोई प्रोसेस जिन्होंने कोई रिसोर्सेज को लॉक करके रखा हुआ है, अपने पास लेके रखा है, लेकिन वो उस पे एक स्पेसिफिक टाइम से ज्यादा
कुछ भी अगर एक्टिविटी नहीं कर रहा है ना, तो मेरा सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि भाई ये डेडलॉक मोड में गए, ये वेटिंग मोड में चले गए, ये कभी एंड नहीं होना है। तो इसके लिए अगर एक टाइम से ज्यादा कोई प्रोसेसेस कोई रिसोर्स लॉक करके रखते हैं और उस पर कुछ भी काम नहीं करता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वो रिसोर्सेस को, आपका एक लॉक मैनेजर रहेगा, वो रिसोर्सेस को वो ऑटोमेटिकली अनलॉक कर देगा, जिससे ये रिसोर्स फ्री हो गए। अब जिसको पहले वो रिसोर्स मिला वो उसको यूज करो, बाकी का वापस वेट करेगा वो रिसोर्स रिलीज होने का। समझ में आ गया? डेडलॉक समझा सबको? किसी को भी डाउट? गर्ल्स, यस नो? अंडरस्टूड? गर्ल्स क्विक, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? ओके, सो यहाँ पे आपको वही मिलेगा, देखो। ठीक है, एक सेकेंड ना, जस्ट वन। सो गाइस, जस्ट वन अपडेट। आपका डेडलॉक के लिए है ना, ये वाला लिंक यूज होगा जो अभी मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया है आपके ग्रुप में, देख लेना एक बार। ठीक है, व्हाट्सएप पे अभी जो मैंने लिंक शेयर किया है ना, वो वाला यूज होगा। आई मीन डीबीएमएस में और ओएस में, दोनों में डेडलॉक्स होते हैं। तो अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट सेम ही रहता है, लेकिन ओएस में हम लोग डेडलॉक पढ़ते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं। तो डायग्राम या वो आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम है, खाली वो जो प्रोसेस था उसके जगह पे आपका ट्रांजेक्शन आ गया। सो ट्रांजेक्शन वन ने स्टूडेंट वाला डेटा होल्ड किया है, ट्रांजेक्शन टू ने ग्रेड वाला डेटा होल्ड किया है, एंड बोथ आर रिक्वेस्टेड ईच अदर्स डेटा। मतलब ट्रांजेक्शन वन को ट्रांजेक्शन टू वाला डेटा चाहिए, ट्रांजेक्शन टू को ट्रांजेक्शन वन के पास जो डेटा है वो चाहिए। दोनों ने अपना एक एक डेटा होल्ड करके रखा है और दोनों एक दूसरे के वेटिंग मोड में गए, इसको आप बोलते हैं डेडलॉक। जो ओएस में था वही सेम, डेडलॉक का मतलब सब जगह सेम ही रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड देखेंगे। आपको क्वेश्चन क्या दिया, देखो, व्हाट इज डेडलॉक, एक्सप्लेन वेरियस डेडलॉक डिटेक्शन टू हैंडल डेडलॉक। तो डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक, अवॉइडेंस के साथ में डिटेक्शन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, डेडलॉक अवॉइडेंस मतलब व्हेन अ डेटाबेस इज स्टक इन अ डेडलॉक, it's always better to avoid a deadlock rather than restarting or aborting a database. The deadlock avoidance method is suitable for smaller database, whereas deadlock prevention method is suitable for large database. तो डेडलॉक अवॉइडेंस मतलब ऐसे मैकेनिज्म फॉलो करना जिससे डेडलॉक बने ही नहीं, वो आप किस में फॉलो करते हैं, स्मॉलर डेटाबेस में। लेकिन जो बड़े डेटाबेस रहते हैं वहां पे हम लोग डेडलॉक अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसके लिए वहां पे हम लोग डेडलॉक प्रिवेंशन मैकेनिज्म यूज करेंगे। deadlock avoidance mechanism for smaller database, deadlock prevention data method is for large database। तो हम लोगों को क्वेश्चन में जो पूछा है वो है डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक। ये देखो, डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक टू हैंडल डेडलॉक। सो यहाँ पे हम लोग डेडलॉक डिटेक्ट कैसे करेंगे ये समझते हैं। ठीक है, सो डेडलॉक अवॉइडेंस और ये क्या रहता है ये तो मैंने आपको बता दिया। डेडलॉक या समझ लेते एक बार। सो वन मेथड ऑफ अवॉइडिंग डेडलॉक इज यूजिंग अ एप्लीकेशन कंसिस्टेंट लॉजिक। For example, transaction that access student and grade should always access the table in the same order. So this scenario distribute transaction one simply waits for transaction two to release the lock, है ना? When transaction two release the lock, transaction one can proceed freely. Another method for avoiding deadlock is to apply both the raw level locking mechanism and read committed isolation level. अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट हम लोगों ने ये कमिट रोल बैक क्या रहता है ये नहीं समझा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डेडलॉक अवॉइड करने का एक मेथड क्या रहता है कि ट्रांजेक्शन वन ने जो डेटा अक्वायर किया है या जो डेटा को लॉक किया है, सबसे पहले उसको जो डेटा को उसने लॉक किया है ना उसी पे काम करना आना चाहिए। ठीक है, अगर उसको दिखता है कि उसको अगर दो चीजों की जरूरत है, दो चीज कौन से है, स्टूडेंट एंड ग्रेड, बराबर है, स्टूडेंट एंड ग्रेड दो चीजों की जरूरत है, तो अगर दोनों उसको मिल जाए, हाँ, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एग्जाम में एवरीवन। सो अगर उसको ये दो डेटा अगर मिल रहा है ना तो ही वो ट्रांजेक्शन के लिए आएगा। मतलब ट्रांजेक्शन वन को दो डेटा चाहिए, स्टूडेंट एंड ग्रेड। तो ट्रांजेक्शन वन वन डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक क्या बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन वन को वेरीफाई करना है कि मेरे मुझे जो दो डेटा की जरूरत है, ये दोनों डेटा अगर अवेलेबल है तो ही मैं दोनों डेटा को साथ में लॉक करूंगा।
अगर एक डेटा अवेलेबल है, दूसरे के लिए मुझे वेट करना है, तो दोनों डेटा रिलीज कर दो। फर्स्ट ये मेथड हो गया। क्लियर है? मैंने क्या बोला, मुझे प्रिंट आउट लेना है, तो मुझे लैपटॉप और प्रिंटर दोनों लगेगा, तो मैं जाके चेक करूंगा कि भाई लैपटॉप एंड प्रिंटर दोनों जब फ्री रहेंगे ना, तभी मैं अब मेरा काम चालू करूंगा। अगर मुझे सिर्फ लैपटॉप या प्रिंटर मिल रहा है, तो मैं वो रिसोर्स को फिलहाल के लिए छोड़ दूंगा, वापस में वेटिंग मोड पे चले जाऊंगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे ये यही बता रहे हैं। Then deadlock detection when a transaction waits indefinite to obtain a lock। मतलब डेडलॉक डिटेक्शन कैसे होगा कि कोई प्रोसेस ने कोई डेटा को लॉक किया हुआ है, और वो सपोज कि मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम आपका कोई भी डेटा को लॉक करने का जो टाइमिंग है ना, वो 5 मिनट है। तो आपने वो 5 मिनट से वो डेटा को लॉक किया हुआ है, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, और उसके बाद में 5 मिनट का टाइमर आपका खत्म होने के बाद में भी आप वो डेटा को रिलीज नहीं कर रहे, ना उस पर कुछ काम कर रहे, तो दैट इज अ डेडलॉक डिटेक्शन। मतलब कोई एक डेटा को कोई एक प्रोसेस ने अक्वायर करके रखा है, होल्ड करके रखा है, और वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा टाइम के लिए उसको होल्ड कर रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब सिस्टम या आपका लॉक मैनेजर जो है, लॉक मैनेजर समझ जाएगा कि भाई ये अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वेटिंग मोड में ही चले गए, मतलब वो लोग डेडलॉक मोड में आ गए। तो उन्होंने जो जो डेटा लॉक किया हुआ है और उसके बाद में उसमें कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, वो डेटा को आप अनलॉक कर दो, रिलीज कर दो। सो यहाँ पे डेडलॉक डिटेक्शन के लिए हम लोग एक जो मैकेनिज्म यूज करते हैं वो रहता है वेट फॉर ग्राफ। सो वन ऑफ वेट फॉर ग्राफ इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग अ डेडलॉक। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक। सो डेडलॉक डिटेक्शन में आपका फर्स्ट टेक्निक कौन सा आएगा, वेट फॉर ग्राफ। वेट फॉर ग्राफ क्या करेगा, व्हेन ट्रांजेक्शन वन वेट्स फॉर अ रिसोर्स वन, है ना, देन सेम वे ट्रांजेक्शन टू वेट्स फॉर लॉक टू बी रिलीज बाय रिसोर्स जो, मतलब ट्रांजेक्शन वन और ट्रांजेक्शन टू का वेट कर रहा है कि उसके उसने जो डेटा को लॉक किया है वो रिलीज करे। ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन वन का वेट कर रहा है कि भाई ये लॉक रिलीज करे। ये डेडलॉक सिचुएशन हो गया। मतलब आप वेट फॉर ईच अदर वाले ग्राफ में चले गए, वेट फॉर ईच अदर के वाले ग्राफ में चले गए, है ना। तो जब ऐसा क्लोज लूप बन जाता है और साइकिल बन जाता है जहां पे दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, ये आपका डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक हो गया। समझ में आया? बस यही आपको लिखना है, ये देखो, ये आपको डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक। और कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या बोला, टू हैंडल सच सिचुएशन डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक, हम लोग यहाँ पे डेडलॉक प्रिवेंशन मैकेनिज्म यूज करेंगे। डेडलॉक प्रिवेंशन मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या बोला है, जब कभी अगर हम लोगों को ऐसा लिखा कि भाई बहुत टाइम से कोई दो प्रोसेस वेटिंग मोड में चल रहे हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहे, तो हम लोग यहाँ पे एक स्कीम अप्लाई करेंगे, वेट डाई। मतलब if a transaction requests a resource that is locked by another transaction, then DBMS simply check the timestamp of both the transaction, है ना। टाइम स्टैम्प मतलब मैंने बोला है कि दोनों को मैं 5 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ, तो 5 मिनट में अगर दोनों ने अपने अपने रिसोर्सेज रिलीज नहीं किया अपना काम खत्म करके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो रिसोर्स को ट्रांजेक्शन अलाउ द ओल्डर ट्रांजेक्शन टू वेट अंटिल द रिसोर्स इज अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक टाइम स्टैम्प तक हम लोग सिंपल चेक करने बोलेंगे कि भाई वेट करो 5 मिनट के लिए। और अगर तब तक नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे ये वेट डाई हो गया, तो लेट्स से कि सपोज ट्रांजेक्शन वन जो है वो एंड टू, लेट द टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। नाउ इफ देयर इज अ लॉक ऑन T2 by some other transaction it requesting resource जो T2 ने होल्ड किए, DBMS performs following action, जहाँ पे वो चेक करते रहेगा कि भाई मेरा टाइम स्टैम्प खत्म हुआ कि नहीं। तो अगर वो टाइम स्टैम्प रिलीज हो गया है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी पुराना प्रोसेस रहेगा जिसने वो रिसोर्स को बहुत टाइम से होल्ड करके रखा है ना, वो प्रोसेस को ही किल कर दो, वो ट्रांजेक्शन को ही किल कर दो। एंड और जो जिसके पास काम चल रहा है उसको कंटिन्यू करने दो, है ना। द स्कीम अलाउज द ओल्डर ट्रांजेक्शन टू वेट बट किल्स द यंगर ट्रांजेक्शन। मतलब मैं अगर लैपटॉप लेने आया हूँ, ठीक है, मुझे लैपटॉप की जरूरत है, अब मुझे वेट करके 4 मिनट हो गया है। कंप्यूटर में 4 मिनट मीन्स बहुत बड़ा टाइम रहता है। तो अगर मुझे वेट करके 4 मिनट हो गया और अभी तक मुझे पता है कि अभी और थोड़े टाइम में लैपटॉप रिलीज होगा, है ना, लेकिन उसका ड्यूरेशन काफी लंबा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है लेकिन मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, तो सिस्टम या डेटाबेस जो है वो मुझे ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई अभी चले जाओ, बाद में जब रिलीज होगा तब आ जाओ, नहीं। लेकिन उसके जगह पे जो दूसरा प्रोसेस आएगा जो जस्ट आया है अभी, और उसको और लंबा वेट करना पड़ा। ऐसा समझो कि अगर मैं म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, अब म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में उनका टाइमिंग रहता है डॉक्टर का, लेट्स से डॉक्टर जो है वो 3 बजे आने वाला था, लेकिन वो और मैं वहां पे पहुंच गया
2:45 से या 2:30 से। तो अगर मैं 2:30 से वहां पे बैठा हूँ, 20-25 मिनट, आधा घंटा मैंने वेट किया, ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर के पास अगर पेशेंट बढ़ते भी है तो जो पहले से वेट कर रहे हैं ना, उनको वो अपॉइंटमेंट दे देंगे। और जो 3 बजे के बाद आ रहे हैं, मतलब लेट लेट आ रहे हैं डॉक्टर आने के बाद में, उसको आप बोल सकते हो कि भाई आज का अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, आप चले जाओ, अभी बाद में आप, बस वो वेट एंड डाई है। वाउंड वेट में क्या होता है? If a older transaction requests for a resource held by a younger transaction, then older transaction forces a younger transaction to kill the transaction and release the resource. Very simple. तो मैं 2:30 से वेट कर रहा हूँ, आपका डॉक्टर का पहचान था, आप आए, डायरेक्टली चले गए। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई हम लोग वेट कर रहे हैं कब से, हाउ कैन यू डायरेक्टली अक्वायर द रिसोर्स? तो मैंने बोला आपको वो क्विट करना ही पड़ेगा। बस, तो ओल्डर ट्रांजेक्शन बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कोई रिसोर्स का, और बीच में यंगर ट्रांजेक्शन आके अपना काम करने गया, तो हम लोग डायरेक्टली उसको क्या बोलेंगे कि भाई मैं ऑलरेडी वेटिंग में हूँ, आप जाओ, मैं पहले ये रिसोर्स अक्वायर करूंगा, मैं पहले ये रिसोर्स यूज करूंगा, बिकॉज दैट इज द रूल। बस यही हो गया। तो आपके पास डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए दो मैकेनिज्म रहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक एंड हाउ वी हैंडल द डेडलॉक। तो टू हैंडल द डेडलॉक आप क्या करेंगे, डेडलॉक प्रिवेंशन मैकेनिज्म यूज करेंगे। तो डेडलॉक प्रिवेंशन मैकेनिज्म के लिए वेट डाई या वाउंड वेट मैकेनिज्म हम लोग यूज करेंगे। सिंपल। ओके, चलो ये आपका डेडलॉक वाला हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो है ये है एट्रीब्यूट्स एंड इट टाइप्स। बहुत सिंपल है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब अगर मैं एम्प्लॉय टेबल बोलता हूँ तो एम्प्लॉय टेबल के एट्रीब्यूट्स कौन से रहेंगे? यहाँ पे आपके सिंपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, वी कैन हैव सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सेम वे वी कैन हैव सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे देखो, सिंपल एट्रीब्यूट रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, द आईडी नंबर ऑफ अ एम्प्लॉय, ये आपका सिंपल एट्रीब्यूट हो गया। कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब एड्रेस, एड्रेस के अंदर अभी मैं मेरा एरिया लिखूंगा, स्टेट लिखूंगा, सिटी लिखूंगा, कंट्री लिखूंगा। तो यहाँ पे ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है विच इज मेड अप ऑफ हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड पिन कोड। ये बहुत सारी चीजें कंबाइन करने के बाद में आपका एक एट्रीब्यूट बनेगा। एड्रेस, आपका घर का एड्रेस या ऑफिस एड्रेस, कोई भी। तो इसको आप बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। देन सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, जैसे एज ऑफ स्टूडेंट, तो ये एक सिंगल वैल्यू ही रहेगा ना। एज ऑफ स्टूडेंट या एज ऑफ अ पर्सन मैं बोलता हूँ तो 15, 20, 25, 30, 50, 40, कुछ तो एक नंबर आएगा। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब मैंने आपके पास आपका कॉन्टेक्ट डिटेल मांगा, सो यू आइदर प्रोवाइड मी योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, या फिर आप अपना लैंडलाइन नंबर एंड मोबाइल नंबर दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मल्टी वैल्यू हो गया। डिराइव्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट मतलब मैंने आपके पास से आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए और उसके बेस के ऊपर मैं फाइंड कर सकता हूँ कि आपका सीजीपीए स्कोर क्या हो सकता है या आपका परसेंटेज क्या हो सकता है। तो टोटल या एवरेज कैलकुलेट करना बेस्ड ऑन द डेटा विच वी रिसीव फ्रॉम द यूजर, ये आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट अगर आप देखेंगे जहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो, those attribute which can be performed by nesting of composition and multi value attributes। सो ये आपके डीबीएमएस में कभी रेयरली यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। इसमें आपको मैथमेटिकली सर्टन इक्वेशंस अप्लाई करने पड़ते हैं, ये डायरेक्टली नहीं होता है और ये हम लोग यूज भी नहीं करते ज्यादा। देन स्टोर्ड एट्रीब्यूट, जैसे डेट ऑफ बर्थ। की एट्रीब्यूट जैसे प्राइमरी की फॉरेन की रहता है, तो जैसे रोल नंबर है ना, इट्स अ यूनिक, तो ये आपका अगेन आपका अलग एट्रीब्यूट रहेगा। सो दिस आर द एट्रीब्यूट। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ एड्रेस है ना, फोन नंबर, ये आपका कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट हो गया। ईमेल आईडी या फोन नंबर दोनों में से कुछ आप एक लोगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। एड्रेस आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। दैट्स इट, ये आपका टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। देन उसके आगे एंटिटी क्या होता है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है। एंटिटी सेट मतलब जैसे नेम, एड्रेस, फोन नंबर, मैं अगर कोई एक पर्सन का, जैसे स्टूडेंट का अगर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब मैं ले रहा हूँ, तो वो एंटिटी सेट हो गया। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब क्या रहेगा, द स्टूडेंट एंटिटी इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फॉर एनी अदर एंटिटी, that is a student entity because it has its attribute जैसे student ID which is primary key, name, address है ना। On the other hand, enrollment entity is not a strong entity because it depends on
स्टूडेंट एंड कोर्स एंटिटी, स्टूडेंट को आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन कोर्स को आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ओके आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन वो स्टूडेंट एंड उसका रिजल्ट, बराबर है। तो कौन सा स्टूडेंट को कौन से स्ट्रीम में या कोर्स सिलेक्ट करना है, तो उसके अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। वीक एंटिटी, वीक एंटिटी का मतलब क्या रहेगा? वीक एंटिटीज ऐसे समझो कि हम लोग अगर कोई जहाँ पे डुप्लीकेशन अवॉइड करना है ना, और डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रखना है, तो उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस डू नॉट हैव यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब प्राइमरी की या फॉरेन की नहीं है, लेकिन वो खुद से ही चीजों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे डबल रेक्टेंगल ईआर डायग्राम में स्ट्रॉन्ग एंटिटी रिप्रेजेंट करता है या पेरेंट एंटिटी रिप्रेजेंट करता है जो प्राइमरी की रहता है, लेकिन वीक एंटिटीज जो रहते हैं ये ऐसा कोई प्राइमरी या फॉरेन की नहीं रहते, लेकिन फिर भी वो यूनिक हो सकते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बनाया हुआ है, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट का जो एड्रेस है या उसका ईमेल आईडी है वो आपका वीक एंटिटी हो सकता है, बिकॉज वहां पे डुप्लीकेशन तो नहीं होगा, है ना। अगर मैंने ईमेल आईडी को प्राइमरी की नहीं भी रखा है, लेकिन हर किसी का ईमेल आईडी तो अलग ही रहेगा। दैट्स इट। एट्रीब्यूट्स क्या रहते हैं? जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या रहेंगे, वही है। एंड डीडीएल डीएमएल ये तो सबसे सिंपल वाले है, आई होप ये आप पढ़ ही सकते हैं। डीडीएल डीएमएल, डीडीएल मतलब क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल। डीएमएल मतलब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिंक भी दिया हुआ है। एंड सेम वे ये जो ऑपरेशंस हम लोग करेंगे, ये ऑपरेशंस के लिए आपको हर एक जो क्वेरी हम लोग लिखते हैं, जैसे क्रिएट, इंसर्ट, क्रिएट टेबल, इसका एक आप स्टेटमेंट डालोगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये लिंक से। तो क्रिएट स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे और एक एग्जाम्पल डालेंगे क्रिएट टेबल। इंसर्ट इनटू टेबल, वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं वो। कोई रिकॉर्ड अगर हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है तो उसके लिए आपको ये सारे नहीं याद रखना है, जैसे ये रीनेम टेबल, या मुझे कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, प्राइमरी की फॉरेन की कैसे बनाते हैं, टेबल ऑल्टर कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो आपको अगर ये डिसेंडिंग वाला अगर नहीं आता है, या फिर आपको ये व्यूज वाला नहीं समझ रहा है, तो ये दो छोड़ के बाकी के आप पढ़ सकते हो। दैट्स इट, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये वाले काफी सिंपल है, तो अभी ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पे ये लिंक से देख सकते हो। कुछ डाउट है देन लेटर यू कैन आस्क। ओके, किसी को अभी कुछ डाउट है? आपके जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिए, क्या आपको ऐड करना है, लिखना है, वो भी बता दिया। और जो एकदम सिंपल वाले हैं वो आप खुद से कर सकते हो। चलो, ओके। तो ये जो रिकॉर्डिंग्स है मैं अभी थोड़े टाइम में ये अपडेट कर दूंगा, आप जाके जो लोग एब्सेंट थे या जो लोगों ने देखा है उनको वापस जाके रिवाइज करना है। यू कैन गो एंड रिवाइज, आई विल शेयर लिंक ऑफ ऑल दिस 3 or 4 लेक्चर्स इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप ओनली। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।